Good morning, student. Today is a new class. In the last class, we have already discussed about the transportation of substances in animals. जिसमें हमने बात की ब्लड सेल्स के बारे में, हमने बात की हार्ट के बारे में, हमने बात की डबल सर्कुलेशन के बारे में, और इससे हमको ये समझ में आया कि हमारे बॉडी में जो पूरी सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो ब्लड के थ्रू हो पाती है, या यूं कहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मैकेनिज्म है, वो ट्रांसपोर्टिंग जो कंटेंट है हमारे बॉडी के लिए या एनिमल के लिए, वो क्या है? ब्लड है। चाहे वो आप फूड सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, सब किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। रही बात ब्लड के पंप करने की और हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने की, उसके लिए हमारे बॉडी में हार्ट मौजूद है जो एक पंपिंग आर्गन की तरह है, और हार्ट में किस तरीके की प्रोसेस होती है वो भी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अक्सर क्वेश्चन आता है हार्ट का डायग्राम, उसकी नेमिंग, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। अक्सर क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, जिसमें आप सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये तो रिकैपिटुलेशन था पिछले क्लास का, जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। प्लस उससे पहले जो क्लास थी ब्लड की, उसमें हमने ये बात की थी कि ब्लड की कंपोजिशन कैसे है, चाहे वो प्लाज्मा हो, ब्लड सेल्स हो या ब्लड कार्टिकल्स हो, फिर उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट की हमने बात की। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया। स्टिल इफ देयर एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन माय व्हाट्सएप अकाउंट। नाउ आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए एनिमल और प्लांट का बड़ा अलग अलग कंपोजिशन है, दोनों लिविंग है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों की कंपोजिशन, दोनों की दूसरी और चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग हैं। यदि आप एनिमल की बात करें तो इनका मूवमेंट पॉसिबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो बाकी दूसरी चीजों के लिए हो। लेकिन प्लांट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, या यूं कहिए कि स्टेशनरी आइडेंटिटी है जो कहीं मूव नहीं कर सकती, उसको अपने उसी जगह पे रहना। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसी होगी, फूड कैसे कैप्चर करेगा, ये कुछ सोचने की बात है जिनके बारे में बात करें। इनिशियली करें यदि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के, प्लांट के बारे में सोचें तो हम ये पाते हैं कि एक प्लांट में ये इस तरीके की कुछ चीजें मौजूद हैं। ये प्लांट, अब इस प्लांट में आप देखिए कि ये प्लांट का जहां फूड प्रिपरेशन की बात है, ये फूड प्रिपरेशन किसके थ्रू करेगा? फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये आपने पहले ही पढ़ लिया है इसी चैप्टर के इनिशियल, सुक्रोज का फॉर्मेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन। तो यहाँ फूड बन गया। अब ये फूड बन गया तो इस फूड को, फूड कहाँ बन रहा है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है? लीफ। क्योंकि प्लांट का जो किचन होता है वो क्या कहलाता है? लीफ। तो लीफ में पूरी प्रोसेस चल रही है। पर क्या स्टेम में फूड का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही? तो यदि आप बात करें एक प्लांट को जब इनिशियल स्टेज में होता है, जब उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, वो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जाता है, जहां बाहर का फॉर्मेशन होता है, ये फोटोसिंथेसिस फिर नहीं करता। क्या ये रूट फोटोसिंथेसिस कर सकती है? आंसर इज नो। तो ये रूट भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये स्टेम भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो नो फोटोसिंथेसिस है यहाँ। अब यहाँ यदि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन में इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एक तो ये सवाल आता है पहला कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। लीफ में हो रहा है तो फूड वहीं बन रहा है। अब वहां फूड बना, लेकिन ना तो स्टेम में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना तो ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना तो रूट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो यदि एक लार्जर प्लांट में यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन में इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दूसरा, जो रूट्स हैं, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एयर से मिल रही है। लेकिन ये जो वाटर है ये कहां से मिलेगा? तो फिर सवाल आता है कि वाटर तो भाई कहां मौजूद है? सॉइल में मौजूद है, और भी दूसरे जो मिनरल्स हैं वो सब कहां मौजूद है? सॉइल में मौजूद है। तो यदि ये वाटर चाहिए या और दूसरे मिनरल चाहिए तो उसके लिए पौधा कहां डिपेंडेंट है? रूट पे डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रूट पे। या यूं कहिए सीधे शब्दों में कि सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस सॉइल से चाहे वाटर लेने की बात हो या मिनरल लेने की बात हो, ये इनकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकता है? ये रूट पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यही डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके? सॉइल के। मतलब एक पौधे में जो लीफ है वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, भोजन बनाएंगे, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो थोड़ी बहुत चीज चाहिए, वो रूट ला कर देगी। रूट कहां से लेगी? ये सब रॉ मटेरियल, ये सब रॉ मटेरियल लेगी कहां से? सॉइल से। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने कहा कि
कि यदि ये प्लांट छोटा है, स्मॉलर प्लांट मीन्स कोई हर्ब, कोई शब्द हर्ब मान लीजिए, जैसे आपने घरों में देखा होगा, स्पिनच देखा है, पालक का पेड़ देखा। अब पालक पेड़ कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा, एक टहनी सी होती है और एक बड़ी सी पत्ती लगी होती है, कुछ इसी तरीके का। ज्यादा धनिया का पौधा देख लीजिए, धनिया का पौधा कितना बड़ा होगा, छोटा सा होगा। और धनिया के पौधे में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी स्टेम, रूट और ये बहुत सारी छोटी छोटी लीफ। तो यदि आप देखें एक कोरिएंडर के पौधे में, तो उसकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है, ग्रीन। ये भी उसका कैसा होता है, ग्रीन। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो भोजन बना वो रूट्स को भी अवेलेबल हो जाएगा। और चूंकि ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, तो ये रूट्स जो भी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ये भी आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये प्लांट तक पहुंच जाएगा। यानी इतनी ऊंचाई तक पानी को प्रेशर करके डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ तक पहुंचाने में बहुत कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो यदि पौधा छोटा है तब तो चलिए ये मान लेते हैं कि ऊपर भोजन बन रहा है जो नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट हो गया और नीचे पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू सॉइल से, जो ऊपर डिफ्यूजन के थ्रू एक के बाद दूसरी सेल, दूसरी के बाद सेल, और इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या पौधे सब धनिया के पौधे या कोरिएंडर प्लांट के बराबर ही? आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी हाइट बहुत है, 100 मीटर की हाइट है, आरिबासामी, और वेरी नोन है अपना क्या, यूकेलिप्टस। आपने यहां भी देखे होंगे बहुत सारे पौधे यूकेलिप्टस के लगे, बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और अब पहले एक जमाना था जब गवर्नमेंट यूकेलिप्टस के पेड़ों को लगवाती थी हर जगह, जहां खाली जगह वहां यूकेलिप्टस लगा दो। उसका कारण यह था कि यूकेलिप्टस तेजी से बढ़ता था और प्रोडक्टिविटी खूब थी उसकी, उससे पेपर बनता था, ये सब चीजों के कारण। बाद में यूकेलिप्टस का एक साइड इफेक्ट देखने को मिला। चूंकि यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत लंबे होते थे, तो ये जमीन में से बहुत अंदर तक से पानी को क्या कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। और जहां जहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए वहां देखा गया कि वाटर लेवल बड़ी तेजी से नीचे चला गया। और जब ये गवर्नमेंट को पता चला, तब से गवर्नमेंट ने यूकेलिप्टस को मास लेवल पे लगाना अब बंद कर दिया। तो यूकेलिप्टस काफी ऊंचे पेड़ होते हैं, और यदि ऊंचे पेड़ होते हैं तो इनको पानी भी ऊंचे तक पहुंचाना होता है। ऐसे में ये कैसे काम करेंगे? तब यहाँ ये डिफ्यूजन की प्रोसेस या इस तरीके से ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सप्लाई होने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा। अब ऐसे में कैसे काम चले? अब इस कंडीशन में दो वेस्कुलर बंडल आते हैं। दो क्या आते हैं? वेस्कुलर बंडल। और ये वेस्कुलर बंडल कहां मौजूद है? प्लांट में। एक का नाम है क्या? जाइलम, और दूसरे का नाम है क्या? फ्लोएम। आपने इन दोनों के बारे में क्लास 9 में बड़े अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो रिकॉल करा दूं। जाइलम, इसका काम क्या है? वाटर एंड मिनरल, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये वो दो काम है जो ये करते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके का रोल एक एनिमल में ब्लड का है, जो ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारे बॉडी में, ठीक वैसे ही प्लांट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ ये वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिनमें एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। हमारे बॉडी में एक ही है ब्लड, यहाँ पर दो अलग अलग है। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्लांट में, और फ्लोएम का काम क्या है? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्लांट में। कैसे करेगा, किस तरीके से पूरी मैकेनिज्म चलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि बड़े पौधों में ये इस नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू वाटर या फूड या कोई भी चीज जो है तो ट्रांसपोर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं। अब यदि मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो आप ये समझ जाइए कि जिस तरीके से एनिमल सेल में ज्यादातर सेल लिविंग होती हैं, प्लांट सेल में ज्यादातर सेल कैसी होती है? डेड सेल होती है। बहुत मिनिमाइज कंडीशन में आप देखेंगे कि लिविंग सेल्स मिलेंगे।
ज्यादातर सेल्स कैसी हो जाती है, डेड सेल हो जाती है। जो लिविंग होती है वो बाई नेचर मेरिस्मेटिक होती है या पैरेन्काइमेटस होती है, ये कंडीशन। स्क्लेरेन्काइमा आपको पता है डेड सेल है। आप जाइलम और फ्लोएम में आ जाइए तो जाइलम में आप पाएंगे कि ज्यादातर चीजें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सब डेड है। उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा में आ जाइए, फ्लोएम में आ जाइए तो फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है हालांकि। तो इस तरीके से ज्यादातर सेल आपको कैसे मिलेंगे, डेड मिलेंगे, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लांट में ज्यादातर सेल डेड है और डेड होने के कारण उनको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझिए कि यदि कोई लिविंग सेल होगी तो उसको फूड भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तभी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएगी। लेकिन यदि कोई डेड सेल होगी तो उसको ना तो फूड चाहिए, ना तो एनर्जी चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए एनिमल की, चूंकि हर एक सेल लिविंग होती है, इसलिए यहाँ तक फूड न्यूट्रिशन पहुंचाना कंटिन्यूएशन मैनर में बहुत जरूरी है। और प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के केस में ज्यादातर सेल डेड होती है तो बहुत सारी सेल्स को कुछ यदि ना भी मिले फूड और न्यूट्रिशन तब भी वो सर्वाइव कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन को यदि 5-7 सेकेंड तक ब्लड सप्लाई ना हो तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो ब्रेन काम करना बंद किया मतलब पूरी लाइफ एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे बॉडी में चूंकि लिविंग सेल जाता है, इसलिए हमको कंटिन्यूएशन में एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूएशन में रेस्पिरेशन चाहिए, कंटिन्यूएशन में ब्लड सप्लाई चाहिए। प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत करते हैं किसके साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के साथ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देखिए हमने ये तो जान लिया था 9th क्लास में ही कि जाइलम वो सब्सटेंस है या वो कंडक्टिंग टिश्यू है या वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में वाटर और मिनरल, यहाँ वाटर के साथ साथ क्या कर लीजिए मिनरल, केवल वाटर ही नहीं जाता, इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं। क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है तो इसमें वाटर ध्यान रखते हैं, बट उसके अलावा भी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, चाहे लीफ फॉर्मेशन हो, बड फॉर्मेशन हो, फ्रूट फॉर्मेशन हो, फ्लावर फॉर्मेशन हो, इन सब चीजों के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वो मिनरल्स भी एक्चुअली में इन्हीं वाटर के साथ डिसॉल्व होकर क्या होता है, जाता है। तो यदि मैं जाइलम की बात करूं, यदि आप रिकॉल करें 9th क्लास को, तो आप पाएंगे जाइलम 4 कंपोनेंट का बना होता है। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। आपको पता होगा कि ये वर्ग लिविंग है, बाकी ये तीनों कैसे हैं, डेड सेल। कैसे तीनों डेड सेल। क्यों डेड सेल है, क्योंकि इनको कुछ करने नहीं, इनको क्या करना है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए हमको क्या चाहिए, हम तो चाहें प्लास्टिक का पाइप भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ठंडा है गर्म है कैसा, कोई जरूरत नहीं है। तो ये जाइलम के ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये सब के सब कैसे हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डेड सेल है। और आपने इनका 9th क्लास में स्ट्रक्चर भी देखा था, कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और ये परफोरेटेड होते हैं, इसमें होल पाया जाता है, या इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा और ढेर सारे होल पाए जाते थे। दरअसल ये वो स्ट्रक्चर है ट्रैकीड्स के या वेसल्स के, जिनके थ्रू वाटर जो है तो हर एक सरफेस से एब्जॉर्ब होता है और एक प्रेशर जनरेट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाने का काम यहाँ होता है, केवल इनके थ्रू नहीं होता। तो कहने का मतलब है ट्रैकीड और वेसल्स वो स्ट्रक्चर है जो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे हैं दोनों के दोनों एक्चुअली में, ये दोनों ट्यूबुलर फॉर्म में। ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पाइप होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या, ट्यूबुलर फॉर्म। तो ये चूंकि ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो इसलिए जैसे ट्यूब में से पानी आप नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पानी पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये इस तरीके के फॉर्म में है, तो ट्यूबुलर फॉर्म में है ये पाइप सिस्टम। अब चूंकि ये ट्रैकीड और ट्यूबुलर फॉर्म में है जाइलम के, और ये पानी का ट्रांसपोर्ट करने वाले, क्लियर। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे होल इसलिए मौजूद है क्योंकि किसी भी एरिया से, किसी भी पोर्शन पे जो ब्लड कह रहा हूँ, वाटर की सप्लाई है प्लांट को, वो आसानी से बीच बीच में होती रहे, जब फोर्स के साथ और प्रेशर के साथ वाटर क्या हो, ऊपर की तरफ जा रहा। अब यदि मैं जाइलम की बात करूं, मैं एक प्लांट की बात करूं, तो एक प्लांट में ये क्या हो गया आपके
रूट, ये क्या हुआ स्टेम, और यहां वाला पोर्शन हो गया लीफ या ब्रांचेस होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? अब यदि इस स्ट्रक्चर जो मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहां से आप देखिए, यहां यदि रूट है, यहां यदि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहां से एक चेन सी बनी हुई है, एक कनेक्टिंग लिंक की बना हुआ है। यानी जो ये जाइलम है ये रूट में भी मौजूद है, स्टेम में भी मौजूद है, ब्रांचेस में भी मौजूद है, अप टू लीफ मौजूद है। इसलिए एक पूरा ट्यूब, एक नेटवर्क बना हुआ है, यानी पानी जैसे ही रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वो आगे बढ़ता हुआ स्टेम में पहुंचेगा, ऊपर जो है तो प्लांट तक चला जाएगा। तो ये की चेन के थ्रू जो है तो प्लांट में पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में बैठा के रखना, इंटरकनेक्टेड। लेकिन ये पानी और मिनरल आके रूट में क्यों जाएगा, अरे बात ये समझने की जरूरत है। तो यदि आप यहां देखें, सपोज करो ये रूट, मैं एक सिंगल रूट बना रहा हूं, पूरी रूट नहीं बना रहा, एक सिंगल रूट बना रहा। रूट क्या करता है, ये जो सॉइल है, सॉइल, ये क्या है हमारा रूट। और आपको ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो एपिडर्मिस होती है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को, प्लांट की बॉडी को पूरा कवर करके रखती है, वो एपिडर्मिस भी रूट वाले एरिया में रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। तो इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर भी निकले रहते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। खैर, सॉइल की यदि मैं बात करूं, सॉइल में वाटर भी मौजूद है और मिनरल भी मौजूद है। शुरुआत में ये रूट क्या करता है, इन मिनरल्स को एक्टिवली, दो तरीका होता है, एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पैसिव का मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी तरीके की एनर्जी खर्च ना हो, वो क्या कहलाएगा, पैसिव मूवमेंट कहलाएगा। और जब हम कुछ एनर्जी खर्च करके कोई मूवमेंट कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव मूवमेंट कहलाता है। दरअसल हमारा रूट क्या करता है, मिनरल को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है मीन्स भले कुछ पैसा खर्चा होता है तो हो जाए, मिनरल हमारे पास आ जाना चाहिए। तो सॉइल में जो भी मिनरल मौजूद होंगे उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा कौन, रूट। तो जब ये मिनरल्स इस रूट के अंदर चले जाएंगे तो यहां का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कैसे, ये समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए एक टब है, टब के अंदर आपने ग्लास रख, अब ग्लास में और टब में मान लीजिए कि बराबर है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है बराबर। आपने क्या किया, टब में से जो सॉल्ट था या नमक था उसको निकाल के किसमें डालना शुरू कर दिया, ग्लास में डालना शुरू किया। सपोज कीजिए कि ये रूट आपका क्या है, ग्लास। तो ग्लास में क्या होगा कि नमक का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जो टब रखा हुआ है बाहर, उसमें नमक का कंसंट्रेशन घटने लगेगा। समझिए कि टब आपका सॉइल है और टब के अंदर रखी हुई ग्लास क्या है, आपका रूट है। तो जब आप यहां से निकाल के चीजें यहां डालना शुरू कर देंगे, यानी वो डिफ्यूजन के थ्रू आती हैं, लेकिन आपने अपने काम के लिए उनको बुलाया। तो यहाँ ग्लास के अंदर या रूट के अंदर मिनरल्स जाने से यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए तेजी से कौन आना शुरू कर देता है, इन रूट के अंदर तेजी से वाटर आना शुरू कर देता है। तो वाटर को हमने अपने से नहीं लाया है, वाटर क्या हो रहा है, खुद आ रहा है। हमने केवल किसको लाया है, हम केवल मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे रूट क्या करते हैं, केवल मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। और जहां मिनरल के आने से रूट के अंदर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए पानी तेजी से क्या होता है, रूट के अंदर आना शुरू करता है। याद होगा आपको 9th क्लास में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताया था। हमने आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक बताया था। और हमने कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहेगा, यानी जहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो उससे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मैं हाइपर और हाइपो में कंफ्यूज हो रहा था। कोई भी चीज जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हायर से लोअर, आप समझ जाइए। तो यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में है बाहर की तरफ, यहाँ पानी क्या है कम मात्रा में, तो पानी क्या होगा रूट के अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, यदि नहीं पढ़ा याद है तो एक बार रिकॉल करो, और यदि रिकॉल नहीं करी, मैंने जस्ट बताया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस यदि आप देखते हैं तो ऑस्मोसिस कहता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो रूट की ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल है, और चूंकि हमने पहले ही एक्टिवली मिनरल को अपने रूट में एब्सॉर्ब कर लिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पानी भी सॉइल से तेजी से निकल के कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। इस तरीके से रूट में ढेर सारा पानी भर गया। अब रूट खुश, क्यों? क्योंकि ये पानी को और मिनरल को रूट ने कहां भेजना है, लीफ के पास, तभी तो लीफ क्या कर पाएगी, फूड प्रिपरेशन कर पाएगी। क्या कर पाएगी, फूड प्रिपरेशन कर पाएगी। अब यहां समझ लीजिए, दरअसल अभी तक जो छोटे पौधों की जब हम बात करते थे, तो जब पानी इन रूट्स में एब्जॉर्ब होता था तो इस और डिफ्यूजन की प्रोसेस, डिफ्यूजन मीन एक सेल से दूसरे सेल में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तो एक प्रेशर होता था, रूट का प्रेशर होता था, जो वाटर अब्सॉर्ब करता था उसका एक प्रेशर होता था, उस प्रेशर से वो पानी को ऊपर की तरफ धक्का मार देता था और पानी जो है वो इतनी ऊंचाई तक आराम से पहुंच जाता था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आ रही बात। लेकिन यूकेलिप्टस जैसे पौधे जो कि 100 मीटर की ऊंचाई तक है, यहाँ पर रूट के प्रेशर से पानी को पहुंचाना इतना आसान नहीं है। घरों में आपने देखा होगा जिसका खुद का घर हो और वो नीचे नल आता हो, उसको जो है तो दूसरे तीसरे मंजिल में चढ़ाना हो, तो वो छोटे छोटे पंप लगाए जाते हैं 1 हार्स पावर 2 हार्स पावर के, जिससे पानी का फोर्स बना के ऊपर भेजा जाता है, तब भी पानी जो है तो ऊपर अच्छे से नहीं पहुंच पाता। यानी कि मोटर लगाने के बावजूद भी पानी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, जबकि मुश्किल से 20 फीट या 25 फीट ऊंचाई होती है डबल मंजिल या तीसरे मंजिल की। फिर 100 मीटर ऊंचाई तक ये 100 फीट तक पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। 10 हार्स पावर 15 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, और रूट के पास इतना मोटर तो है नहीं, फिर कैसे काम चलेगा, फिर कैसे पानी लीफ तक पहुंचता है। यदि मैं यूकेलिप्टस की बात करूं तो उसमें कैसे पहुंचता है, वहां एक काम करता है और वो कहलाता है सक्शन पंप। सक्शन पंप का कैसे काम होता है ये देखिए। कभी शायद आपने अपने घरों में अपने पिताजी को ये करते हुए देखा होगा। पानी की टंकी में यदि पानी भरा हुआ है, या पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल या पानी की टंकी से पानी निकालने के लिए, या कोई टब में पानी भरा हुआ है ऊपर, उसको खाली करना है, या आपने देखा होगा कूलर से पानी को निकालना है, तो एक पाइप डालिए आप कूलर में, और जो दूसरा एंड है पाइप का उसको पकड़ लीजिए, 2 बार प्रेशर मार कर छोड़ दीजिए, तो एक सक्शन पंप काम करता है, शुरू हो जाता है। या फिर आप एक बकेट में पानी रख लीजिए, थोड़ा सा ऊंचाई पे रख लीजिए, उस पर एक पाइप डालिए और अपने मुंह से पानी दूसरे पाइप से खींच के छोड़िए, तो एक बार यदि पानी आना शुरू हो गया तो कंटिन्यूएशन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक यही सक्शन पंप कहाँ काम करता है, हमारे प्लांट में काम करता है, जो हाइट में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे काम करता है वो देखिए। सपोज कीजिए, ये इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो समझने में आसानी होगी ना। अब यदि मैं सक्शन पंप की बात करूं या बड़े पौधों की बात करूं, तो आप ये समझिए कि ये एक लीफ है, ये स्टेम है। मैं इसको वैसे नहीं बना रहा हूं डायग्राम जैसे पौधा होता है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कौन सा पोर्शन है, रूट का पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, स्टेम का पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, लीफ का पोर्शन। यहां तक कोई डाउट? अब इस लीफ में क्या होगा, इस लीफ का यदि अपर सरफेस है, तो हमने कभी आपको अभी जो 10th क्लास में आपने पहला जो फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस पे हमने कहा था कि लीफ को यदि आप ट्रांसफर सेक्शन से कट करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक लेयर दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं क्या, अपर एपिडर्मिस। इसी तरीके से नीचे की तरफ एक लेयर दिखाई देगी, जिसको आप कहते हैं क्या,
लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको? लोअर एपिडर्मिस। इस तरीके के डायग्राम मैंने बनाया है, आपको याद होना चाहिए इस तरीके। और बीच में कुछ फिर मैंने पहली सेट लेयर वगैरह और स्पंजी पैरेंकाइमा ये सब चीजें बनाई। तो यदि आप इन दोनों की एपिडर्मल लेयर को देखें, लीफ के एपिडर्मल लेयर को देखें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है, पोर्स मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद है। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। स्टोमेटा कैसे दिखता है? स्टोमेटा इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं जिनकी अंदर की लेयर थोड़ी सी मोटी होती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। याद आया? ये कहलाता है, ये जो अंदर खाली जो पोर्शन है ये कहलाता है स्टोमेटल ओपनिंग। क्या कहलाता है? स्टोमेटल ओपनिंग। ये वही एरिया है जो एक तरीके का जो लीफ की जो पूरी सरफेस होती है उसमें बीच बीच में पोर्स का काम करता है, होल्स का काम करता है। ठीक, करता क्या? तो यदि आपको याद हो स्टोमेटा के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम। पहला ट्रांसपीरेशन, पहला हो गया, और दूसरा हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस, ये दो काम। अब ये ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। वेपर के फॉर्म में जब पानी का लॉस होता है तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। और दूसरा काम क्या करता है स्टोमेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन गैस को रिलीज करना ताकि हम यूटिलाइज कर सके। याद रखिएगा, ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को नेसेसरी एविल कहा जाता है। ये हमारे लिए राक्षस की तरह है लेकिन फिर भी ये नेसेसरी है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। क्यों? वो अभी आपको पता चलेगा। अब मैंने कहा कि ये स्टोमेटा कहाँ मौजूद है? ये रेंज में मौजूद है, यानी एक तरीके से पोर्स मौजूद है। कहां पर? स्टोमेटा। अब होता क्या है कि जब भोजन का फॉर्मेशन होता है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये क्या करते हैं? वेपर फॉर्म में वाटर लॉस करते हैं। प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ट्रांसपीरेशन। अब जब यहां से पानी चला गया तो जो यहां वाला पानी होता है वो कहां पहुंचता है? उसकी जगह लेता है, आपको पता है। अब यहां वाला पानी कहां चला गया? आगे चला गया, तो पीछे का जो पानी था वो किसकी जगह लेगा? इसकी। अब जब यहां वाला खाली हो गया जगह तो इसकी जगह यहां जो पानी मौजूद है वो लेगा। इसी तरीके से एक चेन बनती जाती है। उसके नीचे वाला पानी उसको उसकी जगह लेता है, उसके नीचे वाला पानी उसकी जगह लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आप रेल टिकट की लाइन पे खड़े रहे तो एक पहला लेके निकलता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, तीसरा वाला दूसरे वाले की जगह लेता है, चौथा वाला तीसरे की जगह लेता है, पांचवा वाला चौथे की जगह लेता है। तो ठीक इसी तरीके से ये पहले जैसे ऊपर का खाली हुआ तो ये जैसे खाली हुआ वहां गया तो यहां जो खड़ा था वो उसकी जगह ले गया। तो इस तरीके से होते हुए आखिरी जो पानी यहां से यहां आया ये यहां चला गया, तो जो यहां जगह खाली हुई सॉइल से वाटर यहां एब्सॉर्ब हो गया। ये पानी यहां गया, यहां का पानी यहां गया, यहां का पानी इस तरीके से होते 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 वाटर लॉस। तो ये देखिए इस तरीके से एक पुल बनता है, खिंचाव बनता है, जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल। जो एक सक्शन होता है, ये सक्शन पुल का फॉर्मेशन होता है और इस सक्शन पुल के फॉर्मेशन के कारण हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही? अब ये जो सक्शन पुल का फॉर्मेशन हुआ जिससे रूट से वाटर होता हुआ ऊपर की तरफ गया और यहां पर जाकर क्या हो गया? इवोपरेट हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, ओके, यहां से पानी निकला, इसकी जगह लेने के लिए नीचे वाला पानी यहां गया, यहां का पानी निकला होगा तो यहां की का पानी यहां गया होगा, यहां से पानी निकला होगा तो यहां का पानी, ऐसे ही करके अलग अलग चेन चली होगी और नीचे से पानी ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब हुआ होगा।
आखिर क्या जरूरत है इस स्टोमेटा की? यदि ये स्टोमेटा हटा दिया जाता पौधे से तो पानी लॉस नहीं होता। पानी लॉस नहीं होगा तो एक बार जो पानी एब्जॉर्ब हो गया रूट के थ्रू वही पानी काम करते रहता। लेकिन फिर आप एक बात याद समझिए, पानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर के साथ और क्या चीज मूव हो रही है? वाटर के साथ मूव हो रही है मिनरल। अब आप समझिए कि यदि ये मिनरल एक बार पानी के साथ गए पौधे में और ये मिनरल पौधे के अलग अलग पार्ट में एब्सॉर्ब कर लिए और ये पानी अब बाहर नहीं निकला तो अब पौधे को अब अगला मिनरल मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये जो बिना मिनरल वाला वाटर है इसको क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए बाहर की तरफ और अगला वाटर एब्सॉर्ब होना चाहिए जिसके पास मिनरल्स हो, ताकि वो पौधे को क्या हो सके? अवेलेबल हो सके। इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है किसमें? तो याद रखिएगा, जो मूवमेंट है लार्ज पौधे में, एक तो रूट प्रेशर काम करता है, रूट का एक प्रेशर होता है, और रूट प्रेशर के साथ साथ दूसरा जो एक और काम करता है वो क्या है? संचन पुल। तो ये दोनों मिलकर जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनमें पानी पहुंचाने का काम करता है। तीसरी चीज आपको याद होगी कि जाइलम में जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट है वो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब रूट से पानी सब दिन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से पानी नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्या? यूनिडायरेक्शनल। हो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेशन। जब ज्यादा धूप होती है तब ये पानी लॉस होता है पत्तियों में, जिसके कारण इन पत्तियों का टेम्परेचर भी क्या होता है? रेगुलेट होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको पहले बता दी कि स्टोमेटा के दो काम है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रोल, हालांकि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जब समय दिन का होता है, जब दिन का होगा तो क्या होगा कि ये इवैपोरेशन की प्रोसेस काम करेगी, यानी कि वाटर लॉस होता रहेगा। आ रही बात इसमें बेटा से? उस कंडीशन में जो मेन पानी पहुंचाने का पौधे के ऊपर काम है वो किसके थ्रू होता है? सक्शन पुल के थ्रू होता है। आ रही बात? क्योंकि ऊपर से वाटर लॉस हो रहा है तो मेन ड्राइविंग फोर्स कौन है अभी पानी पहुंचाने का? वो सक्शन पुल। लेकिन रात के वक्त जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है, वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि वाटर लॉस कब होगा? जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तब पानी इवैपोरेट होगा। तो जब वाटर लॉस नहीं हो रहा होता है तब उस कंडीशन में रूट प्रेशर जो है वो काम करता है, रूट प्रेशर काम करता है। तो अलग अलग है, एक नाइट वर्क में काम करता है, एक डे में काम करता है। देखिए, जहां तक रही बात ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस की, तो जितना इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट जो फॉर्मेशन ऑफ फूड है वो लीफ में हो रहा है, जो कि अपर पार्ट में मौजूद है, और वहां से आसानी से फूड जो है तो वो नीचे की तरफ आ सकता है, वहां कोई अलग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की मैं बात करूं तो ये फ्लोएम के थ्रू होता है। इसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम वो कंपोनेंट है, आपने पढ़ा है 8th 10th 9th क्लास में, क्या क्या? tube tube, then companion cell, phloem parenchyma और phloem fiber। तो ये है जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनमें ये तीन कैसे हैं? लिविंग है, और ये कैसा है? डेड। जबकि इसका ठीक उल्टा था जाइलम के साथ, जाइलम में 3 डेड थे, केवल 1 लिविंग। ये दोनों जहां लीफ से बाकी पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहीं पर यदि मैं फ्लोएम पैरेंकाइमा की बात करूं तो फ्लोएम पैरेंकाइमा साइड ब्रांचेस में फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जहां तक रही बात जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए एक वर्ड है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फूड
फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यही कहलाता है क्या, ट्रांसलोकेशन। और मजेदार बात यह है, ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है। कहने का मतलब यह है, यदि मैं ये कहूं कि ये एक पौधा है तो यहां पे भी एक ब्रांच हो सकती है, यहां पे भी एक पत्ती हो सकती है, तो ये पत्ती अपना भोजन नीचे की तरफ भी पहुंचा सकती है और ये पत्ती अपना भोजन ऊपर की तरफ भी पहुंचा सकती है, इसलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। दोनों साइड जो है मूवमेंट करा सकती है ट्रांसलोकेशन। तीसरा, अभी तक जो हम जाइलम में देख रहे थे कि जाइलम में जो वाटर का मूवमेंट है वो 100% कैसा था, मैकेनिकल था, प्रेशर के डेवलपमेंट में होता था। फ्लोएम में या ट्रांसलोकेशन मैकेनिकल नहीं होता, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि पौधे के जिस पार्ट को भोजन चाहिए उसको एनर्जी खर्च करके ये भोजन लेना पड़ेगा लीफ से। लीफ खुद किसी को पहुंचाने आने वाला नहीं है। तो जब लीफ से मांगा जाएगा यानी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि यहां पर एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर, तभी वो फूड जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंच पाएगा जहां उसकी जरूरत है। लीफ से किसी भी पार्ट पे पहुंच सकता है। ये प्रोसेस होती है फ्लोएम के थ्रू और ये कहलाता है फूड का ट्रांसपोर्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल में ब्लड है जिसके थ्रू फूड और बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, और प्लांट में जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज हैं जिनके थ्रू फूड, मिनरल, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि ऐसा है तो कोई बात ही नहीं, तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सक्रीशन। हैव अ नाइस डे।